प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, एमक्यूएम ने सिंध की तकसीम का एक बार फिर मुतालबा कर दिया है और ये मुतालबा एक रद्द-ए-अमल की सूरत में किया गया है। एमक्यूएम का ख्याल है कि सिंध हुकूमत कराची को मज़ीद तकसीम करके ज़िलों की तादाद बढ़ाना चाहती है और उसके नतीजे में वो 2 मेयर लाने की कोशिश कर रही है और ऐसा है भी, सिंध हुकूमत की ये कोशिश है भी। अब इसकी वजह क्या है? 2 मेयर लाकर सिंध हुकूमत क्या मकसद हासिल करना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, इस पर एमक्यूएम का एतराज़ ये है कि ये तकसीम जो है, मज़ीद जो ज़िलों की तकसीम है कराची में, वो एथनिक बुनियादों पर हो रही है। अब ये एमक्यूएम ये कहती है कि अगर 2 मेयर कराची के होंगे और कराची के अगर 2 मेयर हो सकते हैं तो फिर सिंध के भी 2 वज़ीर आला हो सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कोई गैर आनी मुतालबा नहीं होगा, पहले भी ये मुतालबा उनकी जानिब से किया जा चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे कि सिंध की तकसीम की बात तो बाद में है, पहले कराची को भी मज़ीद ज़िलों की ज़रूरत है और क्या सियासी और लिसानी बुनियादों पर यह तकसीम की जा रही है या सिर्फ इंतज़ामी बुनियादों पर की जा रही है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती क्या है, एक तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ में देखेंगे कि आसिफ जरदारी साहब ने जो कल उनके खिलाफ एक बैंकिंग कोर्ट का फैसला आया था, उसकी अपील लेकर वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं और अब ऐसा लगता है कि वहाँ से वो ये चाहते हैं कि उन्हें स्टे मिल जाए और स्टे के नतीजे में उनका जो बैंकिंग कोर्ट में स्टेटस था वो वाला बहाल हो जाए और कुछ अर्सा उन्हें मजीद यही वाली सूरत हाल मिल जाए जिसमें उनका केस यहीं कराची में चलता रहे और उनको पिंडी मूव ना करना पड़े। अब देखेंगे कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो किस हद तक इसमें कामयाब हो पाते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और अगला हफ्ता जो है, कल भी हमने बात की थी कि बहुत अहम है, अहम पेशियां हैं, अहम केसों की समाअत है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। तो पीर से लेकर जुमेरात तक अगला हफ्ता जो है नैब में, सुप्रीम कोर्ट में या मॉडल टाउन JIT की बात हो और नवाज शरीफ साहब से इन्वेस्टिगेट करने की बात हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी से हम देखेंगे कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से बहुत खबरें सोशल मीडिया पर गर्म थी, बल्कि यहाँ तक आ गया कि 16 तारीख को, जो कि आज है, आफिया सिद्दीकी की रिहाई अमल में आ जाएगी। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ख्यालात का आज इजहार भी किया है और शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनकर नहीं लगता कि फौरी तौर पर उनकी रिहाई मुतवक्के है। लेकिन एक्चुअली क्या सूरत है, क्या तालिबान ने वाकई एमक्यूएम से मुज़ाकरात में ये शर्त रखी हुई है, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमानों का तारुफ मैं करवाता हूँ, गुफ्तगू को शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। मज़हर अब्बास साहब हैं, अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ लेने की हम कोशिश करेंगे। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मज़हर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हुए, सर, क्या कराची में मज़ीद ज़िलों की ज़रूरत है या ये सिर्फ 2 मेयर लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? और अगर तकसीम हो भी रही है तो एमक्यूएम का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि ये लिसानी और सियासी बुनियादों पर तकसीम हो रही है? शुक्रिया असद। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने कल ही मीडिया टॉक में कैटेगोरिकली इस तमाम इल्ज़ामात को गलत कहा है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी ना तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना ही कोई ऐसा बिल ज़ेर गौर है, ना ही कोई ऐसा प्लान है उनका। तो अगर पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के तर्जुमान का ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ रहा है तो उनको उस स्टेटमेंट को उनकी फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। और अगर उसके जवाब में एमक्यूएम के पास कोई ऐसे ठोस डॉक्यूमेंट्स हैं, शवाहिद हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो फिर ज़रूर उसको असेंबली में उठाना भी चाहिए और अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे उसे लाना भी चाहिए। लेकिन ये कल जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी खालिद मकबूल की, तो उसके फ़ौरन बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने मीडिया टॉक्स में वाज़े तौर पे ये कहा था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए, सिंध बहुत सेंसिटिव सूबा है, बहुत हसास सूबा है और यहाँ अर्बन और रूरल के हवाले से साल से, हम पिछले 40-45 साल से ये चीज़ देख रहे हैं या इससे भी पहले से, कि वो एक लिसानी चीज़ अपनी जगह कहीं ना कहीं उसको वो फुलझड़ी छोड़ दी जाती है और उसकी वजह से बाज़ सिचुएशन में सिंध में आग तक लग गई है बाज़ चीज़ों की। ये हसासियत बहुत है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। माजी में
इत्तेफाक भी रहा है, इंतशार भी रहा है, इख्तलाफ भी रहा है, इत्तेहादी भी रहे हैं, इत्तेहादी रहते हुए भी इस तरह की तहरीरी मुआहदे भी मौजूद हैं दोनों के दरमियान, लेकिन वो एक खिंचाव रहता है और वो आज भी खिंचाव मौजूद है। उसके बहुत सी वजूहात हैं उस पर बहस करने से, लेकिन हाँ, कराची बहुत बड़ा शहर है और कराची में अगर ज़्यादा अजला बन जाएं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन उसकी जो डिमार्केशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे अहम चीज़ क्या है असद? सबसे अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मरदमशुमारी के हवाले से MQM पाकिस्तान की भी पिटीशन मौजूद है, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल की भी मौजूद है, और मुस्तफ़ा कमाल ने भी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों हैदराबाद में इस हवाले से। तो उनकी पिटीशन को टेकअप करना चाहिए, और मरदमशुमारी के हवाले से बड़े संजीदा सवालात हैं, सिंध ने भी उठाए हुए हैं, पूरे ओवरऑल सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने भी इस पर अपनी रिजर्वेशन दी हैं, और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से MQM पाकिस्तान और PSP की वो भी हैं, और उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप नहीं किया। तो जब तक मरदमशुमारी के हवाले से चीज़ें क्लियर ना हों, इसी तरीके से जब डिमार्केशन होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, उसमें भी बड़े सवालात उठते हैं, और जाहिर है जो अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, वो सवालात पहले जी जब से सेंसस हुआ है उस वक्त से लेकर जी मुस्तफ़ा कमाल साहब के भी रिजर्वेशन थी, उस पर फारूक सत्तार ने भी बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, लेकिन साफी साहब इसमें अब मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो अगरचे इसका रिबटल दिया कि ऐसी ना कोई तजवीज़ है ना कोई गौर हो रहा है, लेकिन अखबारात में खबरें छपी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2 हुई, तो इसका मतलब है कुछ शायद उनके ज़ेर गौर था, या फिर फेक फिलर के तौर पर शायद चेक करना चाह रही होगी सिंध हुकूमत भी कि क्या इस पर रद्द-ए-अमल आता है। अब जैसे मेरे सामने एक पाकिस्तान टुडे की एक स्टोरी पड़ी हुई है कि कराची टू हैव 2 मेयर्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, तो ये शायद उस पर वो कर भी नहीं। तो आपके ख्याल में कराची में इस तरह की कोई तजवीज़ अगर ज़ेर गौर होती है तो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ होंगे, और अगर MQM मज़ीद सूबे की तकसीम का मुतालबा करती है तो इसको कराची की तकसीम से जोड़ने का क्या जवाज़ है? अगर सिंध की तकसीम होना है तो वह तो वैसे ही होनी चाहिए, शायद उनका मुतालबा वैसे ही ठीक और पुराना है। नहीं, एक तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत समझदार है, उनके किरदार को आप मुतनाज़ तो कह सकते हैं, लेकिन समझदार वो ज़रूर हैं। और जिन सेंसिटिविटीज़ का मज़र अब्बास साहब ने ज़िक्र किया, वो सिंध की इन सेंसिटिविटी से बखूबी वाकिफ़ हैं, और फिर कुछ पंडोरा बॉक्स ऐसे हैं कि जो अगर खुल जाते हैं तो उसमें ख़ुद पीपल्स पार्टी ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। मसलन अगर सिंध को में ज़्यादा मज़ीद सूबे बनाने की बात हो, या सिंध में 2 सूबे बनाने की बात हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी फिर पीपल्स पार्टी ही दिखाती है। तो मैं नहीं समझता कि उन सेंसिटिविटीज़ को जानते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई इस तरह की चिड़खानी करना चाहेगी। दूसरा, इस वक्त ख़ुद उनकी भी जो पोजीशन है, ये इस तरह के एडवेंचर्स हो सकते हैं उस सूरत में कि अगर मरकज़ में भी हुकूमत हो, अगर आपकी सिटी गवर्नमेंट भी आपकी हो, अगर आपको पूरी तरह पॉलिटिकल लिहाज से आप पॉपुलरिटी भी आपकी पीक पे हो, तो इस वक्त तो ख़ुद पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ बीच में सिंध में हुकूमत उनकी है, लेकिन मरकज़ में भी उनकी नहीं है, बल्कि MQM मरकज़ में हुकूमत में बैठी हुई है, या कराची ही पे से सीटें लाना पीपल्स पार्टी चाहे भी तो नहीं कर सकती, आप ये कहना चाहते? मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकेगी और न करना चाहेगी। मैं मज़हर साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए हमें अभी उनके तर्जुमान की जो वजाहत है उस पर एतमाद करना होगा, क्योंकि अगर वो ये कहते कि नहीं हम करना चाहते हैं तो उस पर हमें शक का इजहार करना चाहिए था कि नहीं कर सकेगी ये इस स्टेज पे ये काम हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हुए साफ़ी साहब, एक और चीज़ जो आसिफ जरदारी साहब ने कल बैंकिंग कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया, वो सिंध कोर्ट में जा रहे हैं अब, और नैब में उनकी बुत को तलबी भी है। आपके ख्याल में जरदारी साहब के लिए एक जो चैलेंजिंग वीक है वो शुरू हो गया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से कानूनी माहिरीन की राय में शायद नहीं, इसके इम्कानात कम हैं कि उन्हें उनके हक़ में फ़ैसला आए, उन्हें शायद पिंडी आना ही पड़ेगा, उनका केस यहाँ पर आ ही रहा है। तो एक चैलेंजिंग वीक जरदारी साहब के लिए, और फिर नैब में भी उनकी और बिलावल साहब की पेशी है, तो शुरू हो रहा है। वीक की तो मैं बात नहीं कह सकता, लेकिन एक चैलेंजिंग दौर का आगाज़ काफ़ी दिनों से हो चुका है जरदारी साहब के लिए और पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए, और वक्त के साथ साथ वो चैलेंज बढ़ता जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और कमिंग वीक में भी जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं,
तो उससे लगता है कि जरदारी साहब और उनकी पार्टी की मुश्किलात बढ़ेंगी। अच्छा अच्छा, आपकी राय मजहर अब्बास साहब इस पर? देखिए, एक तो ये कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा और बिलावल भुट्टो के बारे में उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से किसी भी फैसले से पहले मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के कोई 3 या 4 अहम लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है अगले 1-2 हफ्ते में। और जो अब तक गिरफ़्तारियाँ हुई हैं या जो कार्रवाई हुई है, तो सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी का कोई बहुत एग्रेसिव रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। कि ये ज़रूर है कि बिलावल भुट्टो की आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी जारहाना थी, एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि फरियाल तालपुर साहिबा या बिलावल या जरदारी साहब पे हाथ डालने से पहले जो कुछ दीगर मुकदमात में कुछ अहम लोगों की गिरफ़्तारी है उसकी ज़्यादा तवक्को है, और उसके नतीजे में वो देखेंगे कि सिंध में ओवरऑल क्या रद्द-ए-अमल होता है और बाकी मानदा पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल होता है, और पीपल्स पार्टी और PMLN का कोई इत्तेहाद बनता है या नहीं बनता। लेकिन ये तय है कि जरदारी साहब और इन तीनों जो उनकी बहन और बेटे हैं उनके गिर्द घेरा ज़रूर तंग हो रहा है, और ये उनकी गिरफ़्तारी खिलाफ तवक्को नहीं होगी अगर होती है। वो सिंध हाई कोर्ट में ज़रूर उन्होंने चैलेंज किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वो रिजू करेंगे, लेकिन वो ज़हनी तौर पे पीपल्स पार्टी की जो कोर है उसमें जो बातचीत हुई है उसमें ज़रूर एक लाएअमल तय किया गया है कि इन केस अगर ये बड़ी गिरफ़्तारियाँ होती हैं तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी, जिसमें जेल भरो तहरीक भी शामिल है। पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश, नवाज शरीफ साहब से बिलावल साहब गए जेल में मिलने के लिए, एक कोशिश उन्होंने की कि वहाँ पर शायद, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ एनालिस्ट का तज्जिया यही था कि शायद कोई हम देखें कि मिलकर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए कि जिस पर जो है वो कोई तहरीक लाई जा सके, और उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी कोशिश करते रहे। तो आपके ख्याल में वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई या वो ऑप्शन अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से? देखिए, बात ये कि जाहिर बात है दोनों मजबूरियां और मुसीबतों में घिरी हुई जमातें हैं, और उसके अंदर जरदारी साहब जिस तरह उन्होंने अपना एक ट्रम्प कार्ड खेला है, और बिलावल भुट्टो को जो है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात को लगभग जीत लिया, और हमें पता है कि उसकी टाइमिंग क्या है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का जाराना अंदाज के अंदर वार करना, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोलना, जुडिशरी से बात करना में ऐसा क्या है जो पिंडी के अंदर हमारे मुकदमे चल रहे हैं, तो ये सब बातें जाहिर करती हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो जरदारी साहब है उनके खानदान है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। और जरदारी साहब ने 27 दिसंबर से कोई बहुत जारहाना अंदाज में कोई गुफ्तगू नहीं की है जब वो। सही है। अच्छा ओवैस साहब, ये आपके ख्याल में ये जो बिलावल साहब ने, अभी मैं मज़हर साहब से भी पूछ रहा था कि बिलावल साहब ने एक कराची में जलसों का या एक पूरे रोड शो का प्लान किया है कि मुख्तलिफ सड़कों पर जाकर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर एक रोड ट्रैवल करेंगे और फिर वहाँ पर कारकुनों से खिताब करेंगे। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए काम करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मुल्की तहरीक चलाए या फिर सिंध के अंदर एक ऐसी तहरीक चलाए जिससे उनकी खुद सिंध में हुकूमत है वो ट्रबल में हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंबॉलिक तौर पे कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो साहब बड़े दिल से कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलामती उसकी अहमियत होगी। वो उनके स्टेक्स काफी हाई है और उनका अपना सिंध का इक़्तिदार है। ये जो आप पहले बात कर रहे थे, जो पिलर छोड़े हुए हैं सिंध की तकसीम के, मैं समझता हूँ कि दोनों जमात की तरफ से, एमपी की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही कोशिश है कि जो उनके बुनियादी इख्तलाफात हैं उसकी बुनियाद भी लिसानी बुनियादों पर है। मज़हर अब्बास खुद हैदराबाद से ताल्लुक है, मेरा खुद लड़काना से ताल्लुक है। हमें अच्छी तरह पता है कि 70 की दिहाई से क्या हुआ। ये सारा लिसानी जो इख्तलाफात है उसी की वजह से ये तफसील की बात कर रहे हैं। एमकेएम ये कार्ड दोबारा खेलना चाह रही है अपने रैंक के अंदर, लेकिन एमकेएम वो जमात नहीं है जो कहीं ना कहीं अल्ताफ हुसैन की जमात होती थी और 80 की दिहाई 90 की दिहाई में जो इख्तलाफात की बात कर रहे थे। असद देखें, 72 के अंदर मुमताज भुट्टो के जमाने में लिसानी
बुनियादों पर उन्होंने कहा कि सिंधी जो है वो सरकारी जबान होनी चाहिए सिंध की, जब काफी आग भड़की है। मदर अब्बास जो है इनका वलीमा 90 के अंदर 1990 में मुझे याद है, तो उसके अंदर लिसानी फसादात थे, इनके तो वलीमे में कोई जा नहीं सका। सही। कहने का मकसद ये है कि 1988 30 सितंबर को कौन नहीं जानता कि किस तरीके से है वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग के जो लोग हैं वो मारे गए, उसके फिर रिटेलिएशन हुआ। कहने का मकसद ये है कि ना सिंध की तकसीम होनी चाहिए, ना सिंध की तकसीम होगी, इंतजामी बुनियादों पर अगर हो सकती है तो वो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इन फिलर्स के साथ अपने कौम परस्त जो कार्ड है उसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाह रही है। दूसरी तरफ एमकेएम जो इस वक्त तनज़ुली का शिकार है और बहुत ही कमजोर और बिखरी हुई नजर आती है, वो इस कार्ड से दोबारा वो समझ रहे हैं कि 90 की दिहाई 80 की दिहाई उन्होंने कार्ड खेला था उसकी बुनियाद पर हो। अभी तो ये एक राइट, अभी तो एक सिंध कार्ड जो है वो साफी साहब यहाँ पे भी आज दोबारा से खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी एक वजीर आजम को पिंडी में मार दिया गया, एक को फांसी दे दी गई, तो वो एक सिंध कार्ड खेलने की तो फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक कोशिश अभी मैं मज़हर साहब से भी पूछ रहा था साफी साहब कि ये जो कोशिश हुई थी कि जेल में बिलावल साहब को भेजें और वहाँ से कोई इनिशिएट करें, और फजलुर रहमान साहब भी बड़े एक्टिव थे और फिर वो कहाँ अब गायब हो गए, तो क्या मुझे कुछ लोगों की राय ये है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन पर पीपल्स पार्टी को पूरा एतमाद नहीं है और वो समझते हैं कि तो नवाज शरीफ के आदमी हैं, उनके लिए काम करेंगे, तो पूरा एतमाद नहीं है मौलाना फजलुर रहमान पे। दुरुस्त है ये आपके ख्याल में? लेकिन क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन पे एतमाद है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो अभी रिसेंटली देख चुके हैं कि इलेक्शन के बाद जो APC बुलाया गया MMA के तहत यहाँ इस्लामाबाद में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े जारहाना मूड में थे और वो किसी भी सूरत असम्बली में बैठने और इंतखाबी नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, यही मामला जो था जमात इस्लामी भी इसी मूड में थी। इवन उस दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उसी मूड में थे क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा नाराज़ थे। फिर बलूचिस्तान के कौम परस्त, खैबर पख्तूनख्वा के कौम परस्त, इन सब की भी यही ओपिनियंस थी। लेकिन उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस सारे गेम प्लान को ख़राब किया दो बंदों ने, एक जरदारी साहब ने और दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब ने। फिर उसके बाद आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़िंदगी में मैंने पहली मरतबा जरदारी साहब से मुतालिक बड़ा दुखी पाया था, जो स्पीकर का और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मौका पे, और उसमें बिल्कुल ये जरदारी साहब ने उनके साथ बेवफाई की थी, यानी बतौर दोस्त भी। और आप देखें ये जो कुछ हमारे इन सियासतदानों के साथ होता है वो बाज़ औक़ात ऐसा दिखाई देते कि मकाफ़ात अमल भी होता है। मसलन आप देखें रज़ा रब्बानी साहब को कुर्बान करके और संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने का गुनाह जो सियासी गुनाह है, और वो हम सब जानते हैं कि जरदारी साहब किस लिए कर रहे थे, या उसके बाद इंतखाबी नताइज भी बाकी जमातों के को एक अकेले छोड़ के उन्होंने तस्लीम कर लिया और एतमाद का फुकदान। और अगर जरदारी साहब ना चाहते और उस गेम प्लान का हिस्सा ना बनते तो आज ये सियासी बसात मरकज़ में इस तरह ना होती। ये सब के सब जरदारी साहब के ताउन और लाडला बनने की ख्वाहिशों की मरहूनी मिन्नत है। लेकिन और वो उस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो पाए। यानी इतना सब कुछ गंवा के भी और इतना सब कुछ करके भी जब उनको माफ़ी नहीं मिली तो फिर आके अब उन्होंने ये लाइन लिया है। लेकिन अब भी सिर्फ मौलाना साहब को नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी ये शक है कि जरदारी साहब कहीं फिर इत्तेहाद का और इसके कार्ड को इस्तेमाल करके अपने लिए कोई रियायत ना ले लें, और अगर रियायत मिल गई तो उनको डरे कि वो फिर वो जरदारी साहब बन जाएंगे जो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले सेनेट के इंतखाब के दौरान बना था। और बदकिस्मती से यही डर जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी है। इसीलिए तो एतमाद का भी शदीद फुकदान है। हाँ वो, और इसीलिए मुस्लिम लीग नून इंतज़ार कर रही है मुस्लिम लीग नून की क़यादत कि जब जरदारी साहब अंदर होंगे तो तभी ये संजीदा होंगे। और मेरे ख्याल में इनका अगर कोई अलायंस बनेगा तो वो जरदारी साहब के अंदर जाने के बाद। तो दोनों एक दूसरे को बचाना नहीं चाहते या खुद को बचाना चाहते हैं? नहीं, देखे अगर आप देखें हमारी सियासत में अभी हम बात कर रहे थे ना, सियासत खुद को बचाने का और अपने अपने कार्ड्स इस्तेमाल करने का नाम है। इदारे
अपने अपने आप को बचाती है। नहीं, उसमें साहब ये होता है ना कि एक इंटेंशन ये हो सकती है कि हम दोनों बच जाएं, चले मैं तो बचूं, लेकिन दूसरे ये कि मैं बचूं लेकिन ये ना बच पाए, ये मुश्किल से ना निकल पाए, इसको फंसना चाहिए, मुस्तकबिल में हमारे लिए फायदा होगा। पाकिस्तान में पहली कोशिश तो ये होती है कि मैं बचूं, हाँ। और दूसरा मेरा मुकाबिल या मेरा हरीफ जो है वो फंसे। अगर वो नहीं होता तो फिर इसके लिए ये भी कि चलो यार मेरे साथ अगर ये बचता है तो ये भी बचता है, लेकिन पहली तरजीह। मौलाना फजलुर रहमान अब इस सारे खेल से उकताकर साइड में बैठ गए या अभी भी उनको अगर उनकी कोई चिंगारी जल रही है, अगर कोई राख कुरेदी जाए तो कुछ शोला बन सकता है? नहीं, अभी तक अगर आप देखें ना तो जो 2-3 जमातें अभी इलेक्शन के बाद तो न पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर न बाहर सही मानों में अपोजिशन की है, न मुस्लिम लीग नून ने की है, और न MQM तो खैर उनके साथ जा चुकी है। तो जो 2-3 जमातें किसी हद तक अपोजिशन कर रही थी उसमें JUI है जो असम्बली के अंदर भी और बाहर भी वो टॉप पे। और मौलाना साहब दुआ भी कर रहे हैं, शायद वो हर नमाज के बाद यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह जरदारी साहब की सख्ती में कुछ बढ़ा दे कि वो हमारे साथ लाइन पे आ जाए। और मुस्लिम लीग नून से भी उनको यानी अभी जो था ये APC जब उन्होंने बुलाया था तो जरदारी साहब ने मौलाना साहब के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद आते हैं तो फिर मैं भी आ जाऊंगा। अब उसके लिए मौलाना साहब ने नवाज शरीफ को जितना कन्विंस करने की कोशिश की तो उधर भी मौलाना बहुत दुखी है। वो कहते कि भाई इलेक्शन में मुझे मार पड़ी, वरना मौलाना साहब और ये मजहबी जमातें तो हिस्टोरिकली लाडले चले आ रहे थे ना। वो कहते हैं कि यार आपकी हमरकाबी की वजह से हमें मार पड़ी और अब आप लोग जो है कुछ करना ही नहीं चाहते। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं मजहर साहब ये जो कल से जुमेरात तक के 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, मैं ज़रा व्यूअर्स के लिए एक दफ़ा बताता चलूँ और फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। तो ज़रा नाज़रीन देख लीजिए कि 18 मार्च को मॉडल टाउन JIT में नवाज शरीफ साहब का मॉडल टाउन JIT जो है उसमें वो बयान रिकॉर्ड करेगी। मंगल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त की ज़मानत की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत की समाअत होगी और इसमें ये चौथे नंबर पर केस कॉज लिस्ट में लगा हुआ है, तो सुबह के वक्त पहले इस समय शायद एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाएगा। और बुध 20 मार्च को आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की नैब में पेशी है और जुमेरात 21 मार्च को बेले टाउन कराची का जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो ये पीर से लेकर जुमेरात चारों इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब ये मजहर साहब ये हफ्ता बड़ा अहम है। नवाज शरीफ साहब की एक्सपेक्टेड है कि शायद समाअत के साथ ही फैसला भी आ जाए। आप क्या कैसे देख रहे हैं? जाहिर है फैसले को तो कयास सनाई नहीं की जा सकती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीज़ें हुई थी, जो फैसले के अंदर लिखा गया है उसी को रिव्यू करना है सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोई नई चीज़ों को नहीं देखना। तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब कितने होपफुल होंगे इस समाअत से? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मॉडल टाउन की JIT में नवाज़ शरीफ साहब का बराह रास्त मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। वो जाहिर है उस वक्त की जो सूरत हाल थी उसमें प्राइम मिनिस्टर को एंगेज कर लिया, हालांकि उस वक्त भी बहुत से लोगों का ख्याल था उस वक्त, बल्कि चौधरी सरवर साहब भी जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी से और उस वक्त के जो सिंध के गवर्नर थे डॉक्टर इशरतुल इबाद, दोनों ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी से ये कहा था कि नवाज़ शरीफ का नाम इसमें ना डालें। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि चूँकि पंजाब का वाक़या है, सारे लोगों को करके आप FIR को कंट्रोवर्शियल कर देंगे और ख़राब कर देंगे। लेकिन बहरहाल वो उस वक्त था। JIT उनका स्टेटमेंट ज़रूर रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नवाज़ शरीफ के हवाले से शहबाज शरीफ के ऊपर एक एज ए चीफ मिनिस्टर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही आती थी, लेकिन वो ज़ाहिर है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो उनका अगर कोई रोल बनता है तो बन सकता था। वो देखना है कि उन्होंने डायरेक्टिव दी नहीं दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ऑलरेडी इस JIT को चैलेंज किया हुआ है और वो इसे नहीं मान रहे, लेकिन इससे कतई नज़र वो बहरहाल JIT करेगी। बाकी जो अहम केस है वो उनकी ज़मानत के हवाले से है और उनके रिव्यू के हवाले से है, और इसमें ज़ाहिर है वो बड़े होपफुल नज़र आते हैं। मुस्लिम लीग नून बड़ी होपफुल नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है और उनकी वर्कर्स लेवल पे ये बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत बहुत ज़्यादा एजिटेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से बहुत कुछ नहीं किया जा रहा जितना कुछ करना चाहिए। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब की रिव्यू वगैरह सारी मुस्तरद हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें बड़ी सख्त उठेंगी
आज वैसे इस पर नवाज लबकुशाई शरीफ की है के हवाले से नवाज, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ये मैं भी गुफ्तगू को यहीं पर लाना चाहता मदर साहब, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आ गया। मैं भी ये जानना चाह रहा था कि अगर नहीं जमानत मिलती तो पीएमएलएन की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और मिल जाती है तो क्या असर पड़ेगा। अब इस पर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी लबकुशाई की है उनकी सेहत के हवाले से। वो क्या कह रहे थे वो मैं ब्रेक से वापस आके आपको सुनवाता हूँ, और फिर बाकी लोगों के सामने भी ये सवाल रखता हूँ कि जमानत मिल जाने की सूरत में नून लीग का क्या होगा, और नहीं मिलती तो क्या कैसे आगे सियासत बढ़ेगी पीएमएलएन की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। अभी ब्रेक पर थे हम तो खबर आई कि मॉडल टाउन जीआईटी ने शहबाज शरीफ साहब को एक बार फिर तलब कर लिया है 18 मार्च को, पीर को, और यही वो तारीख़ है जब नवाज शरीफ साहब से भी जीआईटी सवाल जवाब करेगी। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो तहरीरी बयान अपना जमा करवाया हुआ था जीआईटी को, उसको मुस्तरद कर दिया गया और दोबारा तलब किया गया है। अब ये ज़राए के हवाले से खबरें हैं। अब लेट्स सी कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से जीआईटी जो है वो कब बयान तलब कर रही, बयान रिकॉर्ड कर रही है। मैं वापस आता हूँ अपने पहले सवाल पर। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के नतीजे में या ज़मानत ना होने के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओवैस तोइज साहब, आपको क्या लगता है सर कि क्या होगा अगर ज़मानत मिल जाती है, नहीं मिल जाती तो पीएमएलएन क्या सोच रही है, क्या उसके हलकों में चल रहा है, ये दोनों सूरतों में आगे की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि जैसे अभी चल रही है शायद इस तरह से तो नहीं चलाएंगे। अच्छा देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब उन्होंने अपना मैरिज का केस विड्रॉ किया साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने, और उसके बाद फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे जब उन्होंने केस अपना जमा किया और कहा कि जी हमें जमानत मिलनी चाहिए, उस वक्त तो पूरा काफिला है नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का, उसको ये यकीन हो चला था कि कोई डील की बुनियाद पर उन्हें ये रिलीफ मिल जाएगा। और वो सारे लोग जिस रोज ये फैसला आना था उस रोज सारे प्रेमिसेस में थे, पीर ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, सब लोग थे। वो नहीं हुआ तो काफी मायूसी हुई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जाहिर बात है कहीं ना कहीं नाअहली है सिंध हुकूमत के अंदर एहलकारों की, कि जो इलाज मुआवजे पर इतनी लंबी एक सियासत हुई है, इतने मीडिया टॉक शोज हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि अगर उन्होंने अब इलाज कराया अपना, तो जो उनका कानूनी मुकदमा है, लीगल ग्राउंड्स, तो वो खो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो इसी वजह से इलाज नहीं करवा रहे। गो कि जो भी नाअहली हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर रात भर अंजाइना की तकलीफ हो तो जाहिर बात है कि इलाज होना चाहिए। और उसको फिर पंजाब हुकूमत कह भी रही है कि भाई आप इलाज मुआवजा कराएं। मैं समझता हूं कि 19 तारीख को बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई हैं नून लीग के, और वो ये समझते हैं कि वहां पर उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब उनकी ये डिसीजन उनके खिलाफ आया, उनकी तवक्को के खिलाफ, तो अब वो ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये रिलीफ मिल जाएगी, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर अपना इलाज के लिए चले जाएंगे। उनके बकौल यहाँ पर उनकी बड़ी तौहीन हुई है, बहुत अस्पताल बदले गए हैं, इलाज मुआवजे के अंदर नाअहली है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह मजहर भी कह रहे थे कि बड़ा अहम है, तो नून लीग की सियासत के लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, और वो यही समझ रहे हैं कि वो बाहर चले जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं फिर दोबारा भाग दौड़ जो है पार्टी की संभालने मैदान में उतरेंगे करेंगे, जिसमें वो नाकाम रहे, और सपोर्ट और वोट बैंक वो तो अभी भी कर सकते हैं ना जी। नहीं, वो नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन कि फिजिकल प्रेजेंस जो है उनके भाई की भी यहाँ पर है, वहीं के तवाफ हो रहे ना। शहबाज शरीफ साहब का कौन तवाफ कर रहा है? शहबाज शरीफ साहब के जो टेक्नोक्रेट्स हैं और जो उनके मनपसंद पॉलिटिशियंस हैं वही है ना, 2-4 लोग। तो एक वाज़ेह फर्क है, वोट सपोर्ट वो सारी जो है वो नवाज शरीफ साहब या उनकी साहबजादी मरियम के साथ। अब उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब के मजीद सवाल फिर ये पैदा होता है साफी साहब के वो कौन सा जी
अगर आप साफ़ी साहब इससे इत्तफाक करते हैं इस तरीके से, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि वो कौन सा ग्रुप है, क्या सारे के सारा जो नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग थे वो सारे उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे? और आजकल बहुत सारे लोग PMLN के खामोश हमें दिखाई देते हैं, वो क्या इसी फैसले की में हैं या मरहले में हैं कि हम वो वक्त आए जब फैसला करें कि हमने शहबाज शरीफ साहब के लिए खुलकर खड़े होना है या नहीं खड़े होना, जब नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल का फैसला हो जाए कि वो बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ये सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या क्या चल रहा है PMLN के ज़हन में? नहीं, वो तो सिर्फ चंद एक लोग हैं कि जो वाजे हैं कि कुछ ज़रा बड़े मियाँ साहब के बहुत करीबी चहीते हैं और कुछ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े चहीते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बयानिए के हामी हैं या इनके बयानिए के हामी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सेकेंड रैंक लीडरशिप को भी और वर्कर को भी और सपोर्टर को भी कंफ्यूज किया हुआ है ख़ुद इन दोनों भाइयों के इस नज़रियाती टसल ने। अब मसला ये है, और ये दानिस्ता है या नादानिस्ता तौर पे हुआ है? अब नहीं, मेरे ख्याल में ये मजबूरी के तहत हुआ है और कुछ पिछले उसके तजर्बात और मिजाज का भी फ़र्क होता है। तो इससे तो ये भी अंदाज़ा होता है साफ़ी साहब कि खींचातानी भी है फिर दोनों भाइयों में या दोनों ख़ानदानों में? नहीं, मजबूरी भी है ना। अब देखें, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, एक तो ये है कि वो हुकूमत के ख़ात्मे से पहले भी अपने भाई के उस बयानिए के हामी नहीं थे। वो ये समझते हैं कि भाई बात बना के रखी जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी इदारों के साथ। और नवाज़ शरीफ साहब को ये इरफान सिद्दीकी साहब और इस तरह के कुछ लोगों ने बड़े वो इनकलाबी बयानिए पे कन्विंस कर लिया था, और वो ये गुमान होने लगा था उनको कि जैसे वो पाकिस्तान या तुर्की है या वो तैयब उर्दगान है। उस वक़्त भी शहबाज शरीफ ये कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ उस तरफ ना जाने पाए, और वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि शहबाज शरीफ उनकी तरफ चले जाएं। वो नहीं हुआ। इलेक्शन के दौरान भी एक मार इनको इस वजह से भी पड़ी। वो इलेक्शन से पहले मैं एक दिन शहबाज शरीफ साहब से मिला था, तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई पहले तो आप दोनों भाई पूरे दिन के लिए बैठ जाए, 2 दिनों के लिए बैठ जाए, लेकिन कौम के सामने बाहर आने से पहले अपना बयानिया तो एक कर ले, या उनको अपना हमनवा बना दे, या आप उनका हमनवा बन जाए। इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक ही मुल्क के वज़ीर आज़म लड़ना चाहता हो और जो उनका परस्कर जॉइंट चीफ जो है वो लड़ना ना चाहता हो। तो मैंने उनसे कहा कि उस मुल्क का क्या अंजाम होगा, वही आपकी पार्टी का होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात भी यही है कि शहबाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं और बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि जो करिश्मा है, जो वोट है, जो सपोर्ट है, वो नवाज शरीफ का है या उसके बाद अब मरियम का है। तो इसलिए वो पहली बात तो ये कि उनके घर के रिवायात ऐसी हैं, घर का कल्चर ऐसा है कि वैसे भी अपने रिवायात की वजह से वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, बड़े भाई होने के नाते भी। लेकिन अगर वो एक लम्हे के लिए सियासी खुदगर्जी का मुजाहरा भी करें तो वो उनको छोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला बयानिया है, इसलिए आपने देखा होगा ना कि ये CBMs शुरू हो जाते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से दीगर ताकतों के और मुस्लिम लीग नून के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू हो जाते हैं। और आप देखें कि उनकी कोशिशों से ख़ुद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने भी जो खामोशी इख्तियार की है, तो वो भी दूसरी पार्टी को ढील दे रहे हैं। लेकिन डील में जो बात नहीं बदलती, तो उसकी वजह ये है कि उसके लिए फिर नवाज शरीफ का जितना शहबाज शरीफ बनना ज़रूरी है वो बन नहीं सकते, उधर आके बात रुक जाती है। एक चीज़ जो मैं समझने से कासिर हूँ, देखें 2 हैसियतें हैं। नवाज शरीफ की एक हैसियत बाप की है या शौहर की है जी, या बेटे की है और इंसान की है। अब वो चीज़ तो तकाजा करती है कि वो यहाँ से निकले और बच्चों के पास चला जाए इंग्लैंड में। इसी तरह मरियम नवाज साहबा की भी एक हैसियत बेटी की है, और वो चाहती है कि उनके वालिद साहब निकले भी और उनके भाइयों के पास भी जाए और इलाज भी हों। इसीलिए वो ये कोशिश करे और ये मुतालबा। लेकिन अगर नवाज शरीफ सियासतदान बन के सोचे और मरियम सियासतदान बन के सोचे, तो उनके लिए तो इस मौका पे लंदन जाना मेरे ख्याल में ये उनकी सियासत के लिए मौत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और मैं समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत को तो खुद ये कोशिश करनी चाहिए थी कि नवाज शरीफ साहब को निकाल के लंदन भेज दे। सही है, ताकि उनके, क्योंकि वो जब तक जेल में रहते हैं और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये
उन्हें कुछ PMLN होता को है फायदा होगा इसका। तो ये इस हुकूमत और इस निज़ाम के ताबूत में भी आखिरी कील होगा और शायद पंजाब को भी एक बुट्टो मिल जाए। राइट सर, मैं अब एक चीज़ जो आखिर में 3-4 मिनट है मेरे पास, मैं सबसे चाहूँगा कि क्विकली मज़र साहब से शुरू कर लेता हूँ, फिर आप भी इस पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये जो आफिया के हवाले से मज़र साहब बहुत कयास आराइयाँ चल रही थी कि वो बस रिहा हो ही गई और आज की तारीख दी गई थी कि सोशल मीडिया पर तो कि आज उन्हें हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से आज बात हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इस हवाले से हम अमेरिका से बहुत कोशिशें की हैं हमने, लेकिन अमेरिका ने ये कहा है हमें कि कानून आड़े आ रहा है। तो इससे क्या लगता है कि होप्स दिलाई हैं शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानियों को आफिया सिद्दीकी के हवाले से? हाँ, मुझे भी लगता नहीं है। देखिए, मैं बहुत 2003 से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस फॉलो कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी इस तरीके से इतनी एब्रप्टली जो है वो चीज़ें आ जाएंगी और एकदम उनकी रिहाई हो जाएगी। उनके साथ ज़्यादती बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका पूरा केस अगर हम देखें तो उनके साथ ज़्यादती बहुत हुई है, और उस पीरियड में हुई है जिस पीरियड में ज़ाहिर है यहाँ परवेज़ मुशर्रफ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पूरे इवेंट के बड़े ऐनी शाहिद भी हैं, उसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं। उनमें से कुछ लोग आज उस वक्त PML में थे, आज PTI में भी हैं कुछ लोग उनमें से। तो ये सारे चीज़ें हैं, लेकिन वल्लाह आलम उधर अमेरिका का तो नहीं पता मुझे, लेकिन इससे माजी में भी जो कोशिशें हुई हैं उसमें रुकावट उनका जुडिशल सिस्टम है। थोड़ी सी बात जो अभी सलीम साफ़ी कह रहे थे मियाँ नवाज़ शरीफ वाले के हवाले से, उसमें सिर्फ मैं ये बता दूँ कि अगर नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान छोड़कर गए, अगर उन्हें रिलीफ मिलता है और वो यहाँ से जाते हैं तो PMLN तक़सीम हो जाएगी, PMLQ मजबूत हो जाएगी और बहुत से लोग PMLQ ज्वाइन कर लेंगे। सही। और ये PMLN ने वाज़े तौर पे PMLQ मजबूत हो जाएगा कह दिया है। तो एक तरह से जी PMLQ मजबूत होगी। वो लोग शायद PTI में ना जाएं, लेकिन PMLQ मजबूत हो जाएगी और PMLQ के मजबूत होने से PTI पंजाब में कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा जी, उवैस साहब आप भी इत्तफाक कर रहे हैं इससे ही? आप क्या सिनेरियो देखते हैं अगर नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं तो पंजाब में खास तौर पर और पाकिस्तान में PMLN को किस तरह से देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब मुस्तकिल बाहर जाने के लिए तो आए नहीं वापस, और ये मदद की बात सही है। 2000 में हमने देखा जब वो उस वक्त के, अब तो खैर वो बाहर ही जाना चाहते हैं ना सर इलाज के लिए? नहीं, इलाज के लिए जाना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पे नहीं जाना चाहते। मुस्तकिल तौर पर अगर भागना चाहते हैं या कोई मायदा करके जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि उस 18-19 साल के अरसे में सर वो हो सकता है ना कि वापस वो इसलिए आए होंगे कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, वो ये सोचकर आए थे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। आपका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, अब इलेक्शन वो हार चुके हैं तो हो सकता है वो सोचे कि बाहर चला जाऊं। नहीं, ऐसा देखिए, कुछ अर्से के लिए जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में वो बाहर मुस्तकिल रह सकते हैं जब उन्हें ये इत्मीनान हो जाए कि उनकी सियासी जानशीन मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट मिल जाएगी। उनकी असल जो वरी है, असल जो परेशानी है वो अपने बारे में नहीं है, उनका पार्लिमानी सियासी करियर तो इट्स ओवर। वो जो उनकी परेशानी है वो है कि अलम जो उन्होंने सुपुर्द किया है अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को, क्या वो अलम जो है वो मरियम नवाज साहिबा के पास रहेगा या नहीं रहेगा। तो एवनफील्ड प्रॉपर्टी केस के अंदर उन्हें क्या सही है। अच्छा, सही है सर, लेकिन ये वैसा वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैं माजर जी बिल्कुल ठीक है, आखिरी मिनट है साफी साहब, वो आफिया के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या तालिबान ने ये शर्त रखी थी कि आफिया को आप रिहा करें? मुज़ाकरात में कोई ये शर्त है इस तरह की और इसके कोई इम्कान नज़र आ रहे हैं आपको आफिया के? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो अमेरिका और तालिबान के जो मुज़ाकरात है वो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। ये भी एक सवाल है कि पता नहीं वो इसमें ये शर्त रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन अभी तक उस स्टेज तक तो आपको फौरी तौर पर रिहाई नज़र आ रही है आफिया की? नहीं, उसका तो मुझे कतन इसलिए कोई इम्कान नज़र आता। असल में हम जब सोचते हैं ना जी, तो हम पाकिस्तानी जहन के साथ सोचते हैं। हम कहते हैं कि शायद अमेरिका भी कोई पाकिस्तान है कि रेमंड डेविस जैसा जो है कोई आके एक दिन कुछ लोग फैसला कर लेंगे और उनको निकाल ले जाएंगे, या नवाज शरीफ को आज सज़ा हो चुकी और कल वो फिर रवाना होंगे जद्दा। अमेरिका में एक सिस्टम है और वहाँ अदालतों को कोई भी ओवर रूल नहीं कर सकता। हाँ, ये जो था ना, मसलन अगर गोइंतनाम में होता तो गोइंतनामो बे पे उनका इतलाक़ नहीं होता, या बगराम में उनके पास थे। तो अगर अमेरिका ने कुछ माजी में किए हैं तालिबान लोग
तो वो वही लोग, तो इसीलिए ये गोइंतनामो वगैरह उन्होंने बनाए थे कि उनको अपने अदालती सिस्टम से मुबर्रा रखे। जी सही, बिल्कुल। तो और मुझे अभी कोई वो कह रहे हैं कानून immediate आड़े वो आ रहा नजर है। नहीं आता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब आपका, मज़र अब्बास साहब, ओवैस तोईद साहब, आप सबके बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।